वाराणसी की गलियों में जब नीली बत्ती वाली सफेद एम्बेसडर कार धीरे धीरे गुजरती थी तो हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन वर्धन के चेहरे पर हमेशा एक कठोर अनुशासन झलकता था जो उनके पद की गरिमा को दर्शाता था। सड़क किनारे खड़े लोग सम्मान और डर के मिले जुले भाव से अपनी हथेलियां जोड़ लेते थे, जैसे कोई जीवित देवता उनके सामने से गुजर रहा हो। अर्जुन के लिए यह सम्मान केवल एक पद नहीं था, बल्कि उनके पूर्वजों से मिली हुई उस सच्चाई और ईमानदारी की विरासत थी जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। सरकारी आवास के विशाल बरामदे में बैठकर अर्जुन अक्सर शहर की फाइलों में डूबे रहते थे, जहां न्याय और व्यवस्था ही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय था। उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वाराणसी जैसे जटिल शहर को संभालना कोई आसान काम नहीं था, जहां हर मोड़ पर राजनीति और परंपरा का टकराव होता था। फिर भी अर्जुन ने अपनी निष्पक्षता से एक ऐसी दीवार खड़ी की थी जिसे कोई भी भ्रष्ट ताकत आसानी से नहीं लांघ सकती थी, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनकी पत्नी कविता एक शांत और गरिमामयी महिला थी जो हमेशा छाया की तरह अर्जुन के साथ रहती थी। वह घर की चारदीवारी के भीतर अपनी दुनिया समेटे हुए थी, जहां पति की सुख सुविधा और बेटे की भविष्य की चिंता ही उसकी प्राथमिकता थी। कविता की सादगी में एक अनूठी गहराई थी जो अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रह जाती थी। वह कभी भी अर्जुन के आधिकारिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति अर्जुन को वह मानसिक शांति प्रदान करती थी जिसकी उन्हें अपने तनावपूर्ण कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होती थी। उनका इकलौता बेटा रोहन लंदन में चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा था, जो इस परिवार के लिए सबसे बड़ा गौरव और एकमात्र निवेश था। अर्जुन की मामूली सरकारी आय का एक बड़ा हिस्सा रोहन की फीस और खर्चों में चला जाता था, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में शिकायत नहीं की। उनके लिए रोहन का डॉक्टर बनना केवल एक करियर नहीं था, बल्कि उनके कुल के नाम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक सपना था। अर्जुन अक्सर रात के अंधेरे में रोहन की तस्वीरों को देखते हुए अपनी थकान भूल जाते थे और एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते थे। वाराणसी की तपती दोपहरी में जब सूरज की किरणें गंगा के पानी पर नाचती थीं, तब अर्जुन अपने कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे होते थे। उनके सामने आने वाले हर फरियादी को यह विश्वास होता था कि डीएम साहब की अदालत में सच की ही जीत होगी। अर्जुन का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि बड़े बड़े अपराधी भी उनके सामने आंखें नीची कर लेते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा अभियान छेड़ रखा था जिसने उन्हें जनता का नायक बना दिया था, लेकिन इसी कारण उनके दुश्मनों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। घर पर माहौल हमेशा औपचारिक और शांत रहता था, जहां शब्दों से अधिक इशारों और परंपराओं का महत्व था। कविता सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती और फिर अर्जुन के नाश्ते की तैयारी में जुट जाती थी। वे दोनों शायद ही कभी अपने व्यक्तिगत दुखों या आर्थिक चिंताओं के बारे में बात करते थे। अर्जुन को हमेशा यही लगा कि कविता उनके साथ खुश है और उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उनकी इस धारणा ने एक ऐसी दूरी पैदा कर दी थी जिसे कविता ने कभी भरने की कोशिश नहीं की। शायद अपनी संस्कारी मर्यादाओं के कारण सत्यनिष्ठा का मार्ग अक्सर अकेलापन लेकर आता है, और अर्जुन ने इस अकेलेपन को अपना गहना बना लिया था। वे किसी भी सामाजिक समारोह में जाने से बचते थे ताकि कोई उन्हें प्रभावित न कर सके। उनके सहकर्मी उन्हें एक मशीन की तरह देखते थे जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन कविता जानती थी कि इस सख्त खोल के भीतर एक कोमल हृदय भी है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अक्सर उनकी थकी हुई आंखों को देखकर समझ जाती थी कि आज का दिन उनके लिए कितना भारी रहा होगा। हाल के कुछ महीनों में अर्जुन ने देखा कि कविता कुछ बदली बदली सी रहने लगी थी। वह अक्सर गहरी सोच में डूबी रहती और अर्जुन के पूछने पर बस एक फीकी मुस्कान देकर टाल देती थी। अर्जुन को लगा कि शायद यह उम्र का असर है
या फिर बेटे की याद उसे सता रही है। उन्होंने कभी गहराई से यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी अनुपस्थिति में घर की दीवारों के पीछे कौन सी कहानी बुनी जा रही थी। सत्ता के गलियारों में घूमने वाला वह व्यक्ति अपने ही घर की खामोशी को पढ़ने में पूरी तरह विफल रहा था। ठाकुर दिग्विजय सिंह, जो एक स्थानीय बाहुबली थे, अर्जुन की ईमानदारी से बुरी तरह चिढ़े हुए थे। वे जानते थे कि अर्जुन को सीधे रास्ते से नहीं झुकाया जा सकता, इसलिए वे हमेशा उनके खिलाफ किसी कमजोर कड़ी की तलाश में रहते थे। अर्जुन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेदाग छवि पर कोई कीचड़ उछालने की साजिश रची जा रही है। वाराणसी के इस खेल में, जहां हर चाल सोच समझकर चली जाती थी, अर्जुन अपनी नैतिकता के किले में पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। गंगा की आरती के समय जब शंख की ध्वनि गूंजती थी, तो अर्जुन को एक अजीब सी आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता था। उन्हें लगता था कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह ईश्वर की इच्छा है, और उनके कर्म ही उनकी पहचान है। धर्म और कर्तव्य के प्रति उनका यह गहरा विश्वास ही उन्हें हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहने की ताकत देता था। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ ऐसा लिखा था जो उनके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देने वाला था। कर्म का चक्र अपनी गति से घूम रहा था, और उसकी आहट अभी बहुत दूर थी। शहर के बाहरी इलाकों में गरीबी और लाचारी का जो मंजर था, वह अर्जुन की फाइलों के आंकड़ों से कहीं अधिक भयावह था। वे अक्सर रात में छद्मवेश में निकलकर शहर की स्थिति का जायजा लेते थे, ताकि हकीकत को करीब से देख सके। उन्हें समाज की विषमता को देखकर दुख होता था, लेकिन वे जानते थे कि व्यवस्था को बदलना एक रात का काम नहीं है। उनके मन में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता था कि क्या वे वास्तव में उन लोगों की मदद कर पा रहे हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या नहीं। शाम के समय जब सूरज ढल जाता और आसमान सिंदूरी रंग का हो जाता, अर्जुन अपने घर की बालकनी से शहर को देखते थे। नीचे की भीड़, शोर और अराजकता के बीच उन्हें अपनी सत्ता का एहसास होता था। वे खुद को एक रक्षक मानते थे जो इस शहर को विनाश से बचा रहा था, लेकिन इसी गौरव के साथ एक डर भी जुड़ा था कि कहीं उनकी यह कठोरता उनके अपनों को ही उनसे दूर न कर दे। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक अनाम पत्र ने उनके मन में संदेह का बीज बो दिया था। पत्र में कुछ ऐसा लिखा था जिसने अर्जुन की रातों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन उन्होंने इसे किसी को नहीं बताया। उन्हें अपनी पत्नी और अपने बेटे पर अटूट विश्वास था, फिर भी अज्ञात आशंकाएं उनके दिल में घर करने लगी थीं। उन्होंने सोचा कि शायद कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। अर्जुन ने उस पत्र को जला दिया, लेकिन उसकी राख उनके दिमाग में जम गई थी। उस पल से उनका अपने परिवार को देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया था, जो काफी दर्दनाक था। वाराणसी का हर पत्थर एक कहानी कहता है, और अर्जुन की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखे थे कि किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त न किया जाए। उन्हें नहीं पता था कि उनके इसी आदेश की आंच उनके अपने घर तक पहुंचने वाली है। जीवन का विरोधाभास यही है कि हम जिस कानून की रक्षा करते हैं, कभी कभी वही हमारे सबसे करीबी रिश्तों को तराशने लगता है। अर्जुन के लिए यह परीक्षा का समय था, जो उनकी सोच से परे था। इस तरह अर्जुन वर्धन का जीवन अपनी पूरी शान और शौकत के साथ चल रहा था, जहां मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि जिस महल पर उन्हें नाज था, उसकी बुनियाद धीरे धीरे खिसक रही थी। उनकी व्यस्तता और मर्यादाओं ने उन्हें उस कड़वी सच्चाई से दूर रखा था जो सड़क के किनारे धूल फांक रही थी। आने वाले दिनों में उनकी आंखों के सामने से वह पर्दा हटने वाला था जिसे उन्होंने खुद ही अपने चारों ओर बुन लिया था। राजकीय आवास की विशाल खिड़कियों से बाहर देखते हुए कविता के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सुबह की पहली किरण ने जब मंदिर के कलश को छुआ, तो उसने अपनी प्रार्थना समाप्त की, लेकिन उसके दिल को
शांति नहीं मिली। अर्जुन अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी पत्नी के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें दिखाई नहीं दी। कविता जानती थी कि उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना है जो उसके सुखी संसार की नींव को हिलाकर रख सकती थी। 2 दिन पहले लंदन से रोहन का फोन आया था। उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा रहता था। उसने रोते हुए बताया कि एक सड़क दुर्घटना में उससे एक महंगी कार क्षतिग्रस्त हो गई है और उसे भारी हर्जाना भरना पड़ेगा। इसके अलावा उसे गंभीर चोटें आई थीं, जिसके इलाज का खर्च वहां की बीमा कंपनी वहन नहीं कर रही थी। रोहन ने अपनी मां से विनती की थी कि वह यह बात अपने पिता को न बताए, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन अपनी ईमानदारी के कारण किसी से मदद नहीं लेंगे। कविता ने अपनी अलमारी खोली और अपने उन गहनों को देखा जो उसे उसकी मां ने शादी में दिए थे। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, लेकिन वह रकम बहुत कम थी जो रोहन को बचाने के लिए चाहिए थी। अर्जुन की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा पहले ही रोहन की पढ़ाई और घर के खर्चों में चला जाता था। उनके पास कोई गुप्त बचत या अवैध संपत्ति नहीं थी जिसे वे जरूरत के समय इस्तेमाल कर सके। कविता का गला भर आया जब उसने सोचा कि उसका बेटा परदेश में कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अर्जुन की नैतिकता उनके लिए एक कवच थी, लेकिन कविता के लिए वह एक ऐसी दीवार बन गई थी जिसे लांघना नामुमकिन था। यदि वह अर्जुन को सब कुछ बता देती तो वे शायद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते या कर्ज के बोझ तले दब जाते। कविता नहीं चाहती थी कि उसके पति का स्वाभिमान किसी भी कीमत पर कम हो। उसने तय किया कि वह खुद ही कोई रास्ता निकालेगी, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। एक मां का दिल अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था। उसने वाराणसी के उन इलाकों के बारे में सोचना शुरू किया जहां उसे कोई पहचान न सके और वह कुछ कमा सके। कविता खाना बनाने में निपुण थी और उसे अपनी पाक कला पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने एक छोटा सा ढाबा या स्टॉल लगाने का विचार किया। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित अधिकारी की पत्नी थी। उसने अपनी मर्यादा और अपने बेटे की जिंदगी के बीच एक को चुना। उसने अपनी पुरानी सूती साड़ियां निकाली और खुद को एक साधारण कामकाजी महिला के रूप में ढालने की कोशिश की। शहर के बाहरी इलाके में लंका रोड के पास एक छोटा सा खाली स्थान था जहां उसने एक अस्थायी दुकान लगाने की योजना बनाई। उसने एक दूर के परिचित से संपर्क किया जो उसे कच्चा माल दिलाने में मदद कर सकता था, बिना यह जाने कि वह वास्तव में कौन है। कविता ने उससे कहा कि वह एक गरीब विधवा है जिसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम की जरूरत है। उस व्यक्ति ने उसकी मदद करना स्वीकार कर लिया और उसे एक पुरानी भट्टी और कुछ बर्तन उपलब्ध करा दिए जिन्हें उसने साफ किया। अगली सुबह जब अर्जुन अपने दफ्तर के लिए निकले तो कविता ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने नौकरों से कह दिया कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है और उसे लौटने में देर हो सकती है। उसने अपने सिर पर पल्लू लिया और एक साधारण झोले में कुछ जरूरी सामान लेकर घर से निकल पड़ी। जैसे ही वह बंगले के गेट से बाहर निकली, उसे अपनी पहचान खोने का डर सताने लगा। लेकिन रोहन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उस छोटे से स्टॉल पर पहुंचकर उसने सबसे पहले चूल्हा जलाया और आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पूरियां तलना शुरू किया। शुरुआत में उसे धुएं और गर्मी के कारण बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे राहगीर उसकी दुकान की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि खाने की खुशबू बहुत ही लाजवाब थी। लोगों ने उसकी सादगी और खाने के स्वाद की तारीफ की, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने पहली बार अपने हाथों से पैसे कमाए थे, जो उसके लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं थे। सूरज ढलने तक कविता के हाथ जल चुके थे और उसके पैरों में भयंकर दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने जितने पैसे कमाए थे उन्हें गिनते समय उसके हाथ कांप रहे थे। यह रकम रोहन के लिए आवश्यक राशि का एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी।
उसे हर दिन इसी तरह संघर्ष करना था ताकि वह समय पर पैसे भेज सके। घर लौटते समय उसने अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ किया ताकि अर्जुन को उसके काम का जरा भी अंदाजा न हो सके। रात के खाने पर अर्जुन ने कविता से उसकी सहेली के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। अर्जुन को लगा कि कविता आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही है, लेकिन उन्होंने इसे मामूली बात समझकर छोड़ दिया। कविता को अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस हो रही थी कि वह अपने पति से इतना बड़ा सच छुपा रही है, लेकिन वह जानती थी कि यह झूठ किसी की भलाई के लिए है। उस रात वह सो नहीं सकी। उसके मन में बस यही डर था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कविता का स्टॉल पूड़ी वाली चाची के नाम से मशहूर होने लगा। लोग उसके व्यवहार और स्वाद के दीवाने थे। कविता का स्टॉल पूड़ी वाली चाची के नाम से मशहूर होने लगा, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह महिला शहर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की पत्नी है। वह रोज सुबह निकलती और शाम तक कड़ी मेहनत करती, अपने पसीने से अपने बेटे का भविष्य सींच रही थी। उसकी त्वचा धूप में झुलस गई थी और उसकी हथेलियां सख्त हो गई थीं। फिर भी वह हर मुश्किल को चुपचाप सहती रही ताकि उसका परिवार सुरक्षित रह सके। उधर ठाकुर दिग्विजय सिंह के जासूस शहर के कोने कोने में अपनी नजरें जमाए हुए थे। उन्हें कुछ अजीब लग रहा था कि डीएम साहब की पत्नी अक्सर गायब रहती हैं और वे कहाँ जाती हैं, इसका किसी को पता नहीं था। उन्होंने कविता का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि वे अर्जुन की कमजोरी का फायदा उठा सकें। कविता अपनी धुन में मग्न थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह एक बड़े जाल में फंसने वाली है। वाराणसी की गलियों में एक नया षड्यंत्र आकार ले रहा था। रोहन की हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन अस्पताल के बिल अभी भी बकाया थे। कविता ने अपनी मेहनत की कमाई का पहला हिस्सा विदेश भेज दिया था, जिससे उसे बहुत राहत मिली थी। उसने अपनी थकान को अपनी मुस्कान के पीछे छिपाना सीख लिया था। अर्जुन को कभी कभी लगता था कि घर का बजट कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन कविता उसे बड़ी चतुराई से संभाल लेती थी। वह अपने पति के सम्मान की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, जो काफी सराहनीय था। एक दोपहर जब कविता अपनी दुकान पर व्यस्त थी, उसे लगा कि कोई उसे बहुत गौर से देख रहा है। उसने अपना घूंघट और नीचे कर लिया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी पहचान उजागर हो गई है। वह जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगी ताकि वहां से निकल सके। गरीबी और लाचारी का यह लिबास उसे हर पल डराता था, लेकिन उसका संकल्प हिमालय की तरह अटल था। उसे पता था कि उसे यह रास्ता खुद ही पूरा करना होगा। अर्जुन को दफ्तर में शहर के सौंदर्यीकरण और अवैध दुकानों को हटाने की नई योजना पर काम करना था। उन्होंने पुलिस बल को आदेश दिया कि लंका रोड के आसपास की सभी अस्थायी दुकानों को तुरंत हटा दिया जाए। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके इस एक आदेश से उनकी अपनी पत्नी की मेहनत और उम्मीदें राख हो सकती थीं। कानून की मशीनरी अब उस दिशा में बढ़ने वाली थी जहां कविता अपना संघर्ष कर रही थी। नियति का यह खेल बहुत ही क्रूर और अनपेक्षित होने वाला था। कविता ने उस रात अपने सपनों में देखा कि अर्जुन उसकी दुकान के सामने खड़े हैं और गुस्से में उसे देख रहे हैं। वह पसीने से तर-बतर होकर उठ बैठी और पानी पिया। उसे लगने लगा था कि अब उसका राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। फिर भी उसने हार मानने के बजाय खुद को और अधिक मजबूत किया। उसे विश्वास था कि कर्मा उसके साथ है और उसकी सच्चाई उसे हर मुसीबत से बचा लेगी। लेकिन हकीकत में तूफान उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वाराणसी की उमस भरी दोपहर में डीएम अर्जुन वर्धन अपनी सरकारी एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर बैठे फाइलों का अवलोकन कर रहे थे। कार के ऊपर लगी नीली बत्ती चमक रही थी और सायरन की आवाज भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रास्ता बना रही थी। उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मियों का घेरा था, जो शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात थे। अर्जुन का ध्यान पूरी तरह से आने वाली बैठक पर केंद्रित था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी व्याप्त थी, जिसे वे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे।
कार जैसे ही लंका रोड के व्यस्त चौराहे के पास पहुंची, यातायात के भारी दबाव के कारण उसकी गति धीमी हो गई। खिड़की के बाहर धूल, शोर और गर्मी का एक सैलाब उमड़ रहा था, जहां आम जनता अपने दैनिक जीवन के संघर्षों में उलझी हुई थी। अर्जुन ने अनायास ही खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि वे बाहर की स्थिति का बेहतर तरीके से जायजा ले सके। सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों और रेहड़ी पटरी वालों की भीड़ ने रास्ते को काफी संकरा बना दिया था, जिससे सरकारी काफिले को निकलने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। अचानक अर्जुन की नजर सड़क के एक सुदूर कोने में लगी एक मामूली सी भट्टी और उसके पास झुकी हुई एक महिला पर पड़ी। वह महिला बहुत ही सादे ढंग से सूती साड़ी पहने हुए थी और बड़े ही मनोयोग से पूरियां तलने में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसका आधा चेहरा पल्लू से ढका हुआ था। अर्जुन को वह कद काठी और काम करने का तरीका कुछ जाना पहचाना सा लगा, जिससे उनके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और वे सीट पर सीधे होकर बैठ गए। जैसे ही कार उस दुकान के ठीक सामने से गुजरी, हवा के एक झोंके ने उस महिला के सिर से पल्लू को थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी कविता थी। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि शहर के सबसे बड़े अधिकारी की पत्नी इस तरह धूल और धुएं के बीच बैठकर आम लोगों को खाना बेच रही थी। उनके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंधने लगे और उन्हें लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अर्जुन का शरीर पूरी तरह से सुन्न हो गया था और उनके गले से आवाज निकलना बंद हो गई थी। वे चिल्लाकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन उनके भीतर के जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे सार्वजनिक रूप से वहां उतरते हैं तो यह उनके पद की गरिमा और परिवार के सम्मान के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। वे बस चुपचाप अपनी पत्नी को उस दयनीय स्थिति में देखते रहे, जो उनके लिए किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं लग रहा था। कविता के हाथों की वह फुर्ती और ग्राहकों के प्रति उसका विनम्र व्यवहार देखकर अर्जुन के मन में ग्लानि की एक लहर उठी। वह महिला जो कभी घर में नौकरों को निर्देश देती थी, आज खुद लोगों की थालियां साफ कर रही थी और उन्हें भोजन परोस रही थी। अर्जुन को याद आया कि उन्होंने खुद ही शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने का निर्देश दिया था। वे सोच रहे थे कि यदि पुलिस बल वहां पहुंचता और उनकी पत्नी को वहां से खदेड़ता, तो वे किस मुंह से न्याय की बात करते और अपनी ईमानदारी का ढोंग रचते। कार की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती गई और वह दुकान अर्जुन की नजरों से ओझल होने लगी, लेकिन वह दृश्य उनके दिल पर अंकित हो गया था। उनके कान सायरन की आवाज की जगह तेल के कड़कड़ाने और बर्तनों की खनक सुनने लगे थे। वे अपनी बंद मुट्ठियों को घुटनों पर दबाकर बैठे थे और उनका चेहरा गुस्से और दुख के कारण लाल हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने कविता को इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया, और उसने उनसे कुछ क्यों नहीं कहा। दफ्तर पहुंचने के बाद भी अर्जुन का मन काम में नहीं लग रहा था और उनकी आंखों के सामने बस कविता का वह पसीने से तरबतर चेहरा घूम रहा था। उनके अधीनस्थ अधिकारी उन्हें फाइलें दिखा रहे थे और शहर के विकास कार्यों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन की सोच कहीं और थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सत्ता और अधिकार का जो चश्मा उन्होंने पहन रखा था, उसने उन्हें अपने घर के भीतर पनप रहे दर्द को देखने से रोक दिया था। वे एक सफल प्रशासक तो थे, लेकिन एक असफल पति के रूप में खुद को कोसने लगे। अर्जुन ने अपने निजी सहायक को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और अकेले बैठकर अपनी सोच को व्यवस्थित करने की कोशिश करने लगे। वे बार बार यह सोच रहे थे कि क्या कविता को पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि उसने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया। उन्हें रोहन के विदेश में होने वाले खर्चों का ध्यान आया, लेकिन उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि सब कुछ नियंत्रण में है। उनकी ईमानदारी ने उन्हें इतना अंधा बना दिया था कि उन्होंने कभी यह नहीं पूछा
कि घर का खर्च वास्तव में कैसे चल रहा है। वाराणसी की वह सड़क जिसे वे रोज पार करते थे, आज उनके लिए एक परीक्षा स्थल बन गई थी, जहां उनके जीवन के सारे सिद्धांत धराशायी हो रहे थे। उन्हें ठाकुर दिग्विजय जैसे दुश्मनों का डर सताने लगा, जो हमेशा उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के मौके तलाशते रहते थे। अगर किसी ने कविता को पहचान लिया होता, तो कल के अखबारों की सुर्खियों में अर्जुन वर्धन का नाम सबसे ऊपर होता और उनके करियर पर एक अमिट धब्बा लग जाता। यह विचार उन्हें अंदर ही अंदर झकझोर रहा था और वे खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अर्जुन ने अपनी खिड़की के पर्दे गिरा दिए और कमरे में अंधेरा कर लिया, ताकि वे अपनी मानसिक पीड़ा को छिपा सकें। उन्हें याद आया कि सुबह नाश्ते के वक्त कविता ने कितनी सादगी से उनके लिए परांठे बनाए थे और उन्हें कार्यालय के लिए विदा किया था। उस वक्त उनके मन में जरा भी अंदेशा नहीं था कि कुछ घंटों बाद उनकी पत्नी किसी चौराहे पर धूल फांकती हुई मिलेगी। यह विरोधाभास उनके दिल को चीर रहा था और वे अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रोना चाहते थे, लेकिन पद की मर्यादा बाधक थी। अर्जुन ने अपने ड्राइवर को बुलाकर उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही रुक गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी को भी भनक लगे। उन्होंने बस इतना पूछा कि क्या लंका रोड पर भीड़ ज्यादा थी, जिस पर ड्राइवर ने सिर झुकाकर हां में उत्तर दिया। ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सी सहानुभूति थी, जिसने अर्जुन को और अधिक संदेहास्पद बना दिया। क्या ड्राइवर ने भी कविता को पहचान लिया था? यह सवाल उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था और उन्हें अपनी हर सांस भारी महसूस होने लगी थी। शाम होने को आई थी और आसमान में काले बादल घिरने लगे थे, जो अर्जुन के मन की अशांति का प्रतिबिंब लग रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे आज रात चुपके से उसी जगह वापस जाएंगे और कविता से सच जानने की कोशिश करेंगे। वे अब और अधिक इस रहस्य के बोझ को नहीं ढो सकते थे, क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन और उनके ईमानदार छवि दोनों के लिए खतरनाक था। उनके भीतर एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनकी पत्नी के प्रति उनका प्रेम और गहरा पश्चाताप भरा हुआ था। अचानक उनके फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ रोहन का नंबर फ्लैश हो रहा था, जिससे अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उन्होंने फोन उठाया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। सिर्फ रोहन की आवाज सुनते रहे, जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। रोहन ने कुछ नहीं बताया और बस इतना कहा कि मां ने उसकी बहुत मदद की है और वह जल्द ही सब ठीक कर देगा। अर्जुन को अब धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती हुई महसूस हुईं और उन्हें एहसास हुआ कि कविता ने यह सब अपने बेटे की खातिर ही किया है, जो काफी हृदय विदारक था। डीएम वर्धन ने अपनी कुर्सी के पीछे सिर टिकाया और छत की ओर देखते हुए भगवान से प्रार्थना की कि यह सब बस एक बुरा सपना हो। लेकिन उनकी हथेलियों में अभी भी वह पसीना महसूस हो रहा था, जो उन्होंने कविता के चेहरे पर देखा था। वे सोच रहे थे कि जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी उनके मान सम्मान के लिए समर्पित कर दी, उसे आज इस तरह अपमानित होना पड़ रहा है। कानून की बड़ी बड़ी किताबें और न्याय के शहर की सड़कों पर जब वे दोबारा निकले, तो उन्होंने सायरन बंद करवा दिया और कार के शीशे पूरी तरह से चढ़ा लिए, ताकि कोई उन्हें देख न सके। उनका मन बार बार उसी चौराहे की ओर भाग रहा था जहां उन्होंने कविता को देखा था, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। वे जानते थे कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला उनके पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। उनके दिल में एक अजीब सी टीस थी, जो उन्हें पल पल कचोट रही थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को इतना अकेला क्यों छोड़ दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्मा का सिद्धांत कितना सटीक है। उन्होंने दूसरों के अतिक्रमण हटाए और आज उनके अपने घर की खुशियां ही अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई थीं। वे ईमानदारी की जिस मूरत पर गर्व करते थे, वह आज लोल में मिली हुई लग रही थी, क्योंकि उनकी सच्चाई ने उनकी पत्नी को सड़क पर ला खड़ा किया था। समाज की नजरों में वे एक आदर्श अधिकारी थे, लेकिन अपनी नजरों में वे एक अपराधी बन चुके थे। उनके भीतर का पश्चाताप उन्हें अंदर से गला रहा था और वे मुक्ति का मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
जैसे ही वे अपने सरकारी बंगले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कविता अभी तक घर नहीं लौटी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकरों ने बताया कि मालकिन ने कहा था कि उन्हें आने में काफी देर हो सकती है, जिससे अर्जुन का शक यकीन में बदल गया। वे अपने बेडरूम में जाकर बैठ गए और उस खालीपन को महसूस करने लगे जो कविता की अनुपस्थिति में और भी भयानक लग रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य इस तरह एक सड़क के किनारे की धूल में छिपा होगा। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक-टिक अर्जुन के कानों में शोर की तरह गूंज रही थी और वे अपनी पत्नी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उनके मन में बार बार वही दृश्य आ रहा था जहां कविता गर्म तेल के पास बैठकर पूरियां बेल रही थी और लोगों की झिड़कियां सह रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंसू उनकी पलकों को भिगोकर नीचे गिर गए, जो उनके वर्षों के कठोर अनुशासन के टूटने का संकेत थे। वे अब एक जिलाधिकारी नहीं, बल्कि केवल एक दुखी पति थे जो अपनी गलती सुधारना चाहता था। अंततः उन्हें दरवाजे की कुंडी बजने की आवाज सुनाई दी और वे तुरंत उठकर बाहर आए, जहां कविता बहुत ही थकी हुई और उदास खड़ी थी। उसके कपड़ों पर अभी भी मसाले और धुएं की गंध थी, जिसे वह चाहकर भी नहीं छिपा सकती थी। अर्जुन ने उसे गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उनकी खामोशी में एक ऐसा सवाल छिपा था जिसका जवाब दोनों ही जानते थे। कविता ने जैसे ही अर्जुन की आंखों में देखा, उसे समझ आ गया कि उसका राज अब राज नहीं रहा और वह कांपने लगी। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था, जिसे केवल उनकी सांसों की आवाज ही तोड़ रही थी, मानो समय वहीं ठहर गया हो। अर्जुन ने आगे बढ़कर कविता के उन हाथों को अपने हाथों में लिया जो अब जलने के निशानों और मेहनत की दरारों से भर चुके थे। कविता की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वह फर्श पर बैठ गई, मानो उसका सारा संघर्ष एक पल में बह गया हो। अर्जुन के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वे बस उस महान त्याग के सामने नतमस्तक थे जो उनकी पत्नी ने किया था। उस रात बंगले का सन्नाटा सामान्य से कहीं अधिक भारी और डरावना महसूस हो रहा था। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर एक सफेद चादर की तरह बिछी थी, लेकिन अर्जुन के मन में केवल अंधकार छाया हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी को सामने खड़ा देखा, जिसके चेहरे पर थकान और अपराधबोध की एक स्पष्ट झलक थी। कमरे के भीतर की हवा इतनी बोझिल हो गई थी कि सांस लेना भी दूभर लग रहा था। अर्जुन ने अपनी वर्दी उतार दी थी, लेकिन उनका अहंकार और पद की गरिमा अभी भी उनके कंधों पर एक भारी बोझ की तरह लदी हुई थी। अर्जुन की आवाज जब पहली बार इस सन्नाटे को चीरते हुए निकली, तो उसमें एक ऐसी कड़वाहट थी जो वर्षों के भरोसे को एक पल में राख कर सकती थी। उन्होंने कविता की आंखों में देखते हुए पूछा कि आखिर उसने पूरे शहर के सामने उनका सिर क्यों झुका दिया। उनके लिए यह केवल एक दुकान नहीं थी, बल्कि उनकी ईमानदारी और वर्षों की तपस्या पर एक काला धब्बा था। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा अपने प्राणों से बढ़कर माना था, और आज वही प्रतिष्ठा एक सड़क किनारे की धूल में सनी हुई दिखाई दे रही थी, जिसे वे सहन नहीं कर पा रहे थे। क्या तुम्हें पैसों की इतनी कमी थी कि तुमने कलेक्टर की पत्नी होने की गरिमा को भी भुला दिया? अर्जुन का यह सवाल एक तीर की तरह कविता के हृदय को आर पार कर गया। उनके चेहरे की नसें गुस्से में तन गई थीं और वे बार बार उस दृश्य को याद कर रहे थे जब उनकी कार उस दुकान के सामने से गुजरी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अधीनस्थ अधिकारी और सुरक्षाकर्मी उन पर हंस रहे होंगे। सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के लिए यह अपमान किसी मौत से कम नहीं था, और उनकी नाराजगी का केंद्र उनकी अपनी पत्नी थी। कविता ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाईं और पहली बार अर्जुन की आंखों में सीधे झांका, जिसमें अब डर नहीं बल्कि एक अटल संकल्प था। उसने धीरे से कहा कि मान सम्मान पेट की भूख और अपनों की जान से बढ़कर नहीं होता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी जिसने अर्जुन को एक पल के लिए खामोश कर दिया। उसने बताया कि कैसे वह पिछले कई महीनों से हर रात अकेले इस डर के साथ जी रही थी कि कहीं उसका
बेटा परदेश में भूखा न मर जाए। उसने अपने पति की ईमानदारी का हमेशा सम्मान किया था, लेकिन आज वह मजबूर थी। रोहन का जिक्र आते ही अर्जुन के चेहरे का कठोर भाव थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन उनके मन का संदेह अभी भी पूरी तरह मिटा नहीं था। कविता ने विस्तार से बताया कि कैसे लंदन में रोहन के साथ वह भयानक हादसा हुआ था और उस पर लाखों का कर्ज चढ़ गया था। उसने बताया कि रोहन ने उसे कसम दी थी कि वह यह बात अपने पिता को न बताए, क्योंकि वे इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अर्जुन को तब एहसास हुआ कि उनके घर के भीतर एक समानांतर दुनिया चल रही थी, जिसके बारे में उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। अर्जुन एक सोफे पर धप से बैठ गए और अपना सिर दोनों हाथों के बीच दबा लिया, मानो वे अपनी इस हार को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हों। उन्हें याद आया कि कैसे वे अपनी फाइलों में इतने डूबे रहे कि उन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थिति की कभी समीक्षा ही नहीं की। उनकी ईमानदारी ने उन्हें इतना कठोर बना दिया था कि उनके अपने परिवार ने उनसे मदद मांगने के बजाय सड़कों पर भीख मांगना बेहतर समझा। यह सत्य उनके लिए उस गुस्से से कहीं अधिक घातक था जिसे वे थोड़ी देर पहले महसूस कर रहे थे, और वे कांपने लगे। मैं एक मां हूं अर्जुन, और एक मां के लिए अपने बच्चे के जीवन से बढ़कर कोई पद या प्रतिष्ठा नहीं होती। कविता ने रोते हुए अपना पक्ष रखा। उसने अपने हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाए, जो जलने के निशानों और मसालों की गंध से अभी भी सराबोर थे। उन हाथों को देखकर अर्जुन के दिल में एक गहरी टीस उठी, क्योंकि ये वही हाथ थे जिन्होंने उनके जीवन को संवारा था। उन्होंने महसूस किया कि जिस सुख और चैन की वे कल्पना कर रहे थे, उसकी कीमत कविता ने अपने आत्मसम्मान की बलि देकर चुकाई थी, जो बहुत ही दुखद था। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्मा का चक्र वाकई बहुत विचित्र होता है, जहां न्याय की रक्षा करने वाला स्वयं अन्याय का कारण बन गया था। वे समाज में कानून और व्यवस्था को लागू करने का दावा करते थे, लेकिन अपने ही परिवार को सुरक्षा और सहायता देने में पूरी तरह विफल रहे थे। उनकी ईमानदारी अब उन्हें एक सजा की तरह लगने लगी थी, जिसने उनकी पत्नी को इस भयानक संघर्ष में ढकेल दिया था। वे सोचने लगे कि अगर वे थोड़े कम कठोर होते तो शायद कविता को यह सब अकेले नहीं सहना पड़ता और आज वे यहां न होते। रात की खामोशी में दोनों के बीच की दूरी अब कम होने लगी थी, लेकिन उनके बीच जो सच खड़ा था वह अभी भी डरावना था। अर्जुन ने धीरे से कविता के उन खुरदुरे हाथों को थाम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे उससे क्षमा मांग रहे हों। पद का अहंकार अब धीरे धीरे पिघल रहा था और उसकी जगह एक पति के पश्चाताप ने ले ली थी। वे समझ गए थे कि कविता ने जो किया वह समाज के नियमों के खिलाफ हो सकता था, लेकिन मानवता और प्रेम के उच्चतम सिद्धांतों के बिल्कुल अनुरूप था, और वे गलत थे। मुझे माफ कर दो कविता, मैं अपने आदर्शों की दुनिया में इतना खो गया था कि मुझे तुम्हारी चीखें सुनाई नहीं दी। अर्जुन ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। उनकी आंखों से गिरे आंसू कविता की हथेलियों पर गिरे, जैसे वे उसके घावों पर मरहम लगा रहे हों। उस पल में बंगले की चारदीवारी के भीतर एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, जो अब केवल बाहरी दिखावे पर आधारित नहीं था, लेकिन उनके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी थी। ठाकुर दिग्विजय और समाज की वे नजरें जो अब उनकी पत्नी को पहचान चुकी थीं। वाराणसी की उन गलियों में अब उनके बारे में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं, और अर्जुन को पता था कि सुबह होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। ठाकुर दिग्विजय जैसे लोग इस मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अर्जुन की ईमानदारी की नींव को हिला सकें। अर्जुन को अब यह तय करना था कि वे अपनी पत्नी के इस त्याग को स्वीकार करेंगे या समाज के डर से उसे फिर से घर के भीतर कैद कर देंगे। उनका अंतर्मन उन्हें पुकार रहा था कि वे सत्य का साथ दें, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो। चंद्रमा अब ढलने की ओर था और आकाश में अंधेरा और भी घना हो गया था, जो आने वाले संकट का संकेत दे रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, जहां उन्हें एक प्रशासक और एक इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा।
कविता ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया और वे दोनों देर तक बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। उस रात उन्होंने केवल एक दूसरे के दर्द को नहीं बांटा, बल्कि उस सामूहिक जिम्मेदारी को भी स्वीकार किया जो नियति ने उनके सामने लाकर खड़ी कर दी थी। अगले दिन के सूरज के निकलने से पहले ही अर्जुन ने अपने मन में एक योजना बना ली थी जो उनके भविष्य को बदल सकती थी। उन्हें पता था कि सत्ता के गलियारों में उनकी साख अब दांव पर लगी है और उनके विरोधी उन्हें बख्शने वाले नहीं हैं। फिर भी उन्होंने कविता को वचन दिया कि वे उसे अब कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। उनके भीतर की वह पुरानी अकड़ अब खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक नई विनम्रता ने ले ली थी, जो काफी सुखद थी। बाहर गंगा की लहरों की आवाज इस सन्नाटे को एक संगीत दे रही थी, जो शायद जीवन के निरंतर चलते रहने का संदेश था। अर्जुन और कविता के लिए यह रात एक निर्णायक मोड़ साबित हुई थी, जहां उनके बीच के सारे भ्रम टूट गए थे। उन्होंने अपनी कमजोरियों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर दिया था और अब वे किसी भी बाहरी प्रहार के लिए तैयार थे। उस अंधेरी रात में भी उनके दिलों में एक ऐसी लौ जल रही थी जो किसी भी तूफान को झेलने की शक्ति रखती थी, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण करीब आ रही थी, अर्जुन के मन की हलचल शांत होने लगी थी और उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन केवल पद और प्रतिष्ठा का नाम नहीं है, बल्कि वह उन रिश्तों को सहेजने का नाम है जो हमें इंसान बनाए रखते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के संघर्ष को अब अपना संघर्ष मान लिया था और वे इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। इस प्रकार उस ऐतिहासिक बंगले में एक नया सवेरा होने वाला था, जिसकी पटकथा रात के गहन चिंतन में लिखी गई थी। अर्जुन ने कविता को आराम करने के लिए कहा और खुद खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए, जहां से उन्हें दूर सड़क दिखाई दे रही थी। वे सोच रहे थे कि जिस सड़क ने उन्हें आज यह भयानक सच दिखाया है, वही सड़क कल उनके लिए न्याय का नया मार्ग भी प्रशस्त करेगी। समाज क्या सोचेगा, इस डर से ऊपर उठकर वे अब केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार थे। उनके चेहरे पर अब वह पुरानी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो केवल आत्मबोध के बाद ही प्राप्त होती है। कविता की आंखों में अब एक नई चमक थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति अब उसके साथ खड़ा है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था और अब उसे डरने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया और उसने अपने परिवार को एक बड़े संकट से बचा लिया था। हालांकि चुनौतियां अभी भी पहाड़ की तरह सामने खड़ी थीं, लेकिन उनमें अब उन चुनौतियों से टकराने का साहस आ गया था जो वाकई में सराहनीय था। अंधेरे का अंत होने वाला था और चिड़ियों की चहचहाहट ने नए दिन के आगमन की घोषणा कर दी थी, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अर्जुन ने महसूस किया कि ईमानदारी केवल दफ्तर की फाइलों में नहीं होती, बल्कि वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भी निहित होती है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस पूरे प्रकरण को साहसपूर्वक स्वीकार करेंगे और किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकने देंगे। वाराणसी का आकाश अब सिंदूरी होने लगा था और हवा में एक नई ताजगी और ऊर्जा का संचार हो रहा था। इस प्रकार उस टकराव और आंसुओं भरी रात का समापन एक नई समझ और एकजुटता के साथ हुआ, जिसने उनके चरित्र को और भी निखार दिया। अर्जुन वर्धन अब केवल एक जिलाधिकारी नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर रहे थे जो अपनी गलतियों से सीखने की हिम्मत रखता था। उनके जीवन का कर्मा अब एक नया मोड़ ले चुका था, जहां न्याय और प्रेम एक दूसरे के पूरक बन गए थे। वे अब उस चौराहे की ओर देखने के लिए तैयार थे जहां उनके जीवन की हकीकत बिखरी पड़ी थी। बंगले के बाहर तैनात संतरी ने जैसे ही सुबह का बिगुल बजाया, अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए कदम बढ़ाए। उन्हें पता था कि आज का दिन उनके जीवन का सबसे कठिन दिन हो सकता है, लेकिन उनके पास अपनी पत्नी का अटूट साथ था। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे को पीछे छोड़ दिया
और उस समाज का सामना करने के लिए तैयार हो गए जो जल्द ही उनके चरित्र की परीक्षा लेने वाला था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे उन्हें हर हाल में जीतना था। अंतिम क्षणों में उन्होंने कविता की ओर देखा और एक मंद मुस्कान साझा की, जो उन दोनों के बीच के उस मूक समझौते का प्रमाण थी जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। वे जानते थे कि आने वाला तूफान उनकी साख को भले ही हिला दे, लेकिन उनके बीच के इस नए अटूट बंधन को कभी नहीं तोड़ पाएगा। उन्होंने महसूस किया कि असली गौरव पद में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ खड़े होने में है जो हमारे लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अब वे तैयार थे उस सच का सामना करने के लिए। सुबह होते ही वाराणसी की हवाओं में एक जहरीली फुसफुसाहट फैल गई, जिसने पूरे शहर के चैन को छीन लिया। स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के गलियारों में कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थीं, जिन्होंने जिला प्रशासन की चूल्हें हिला दी थीं। इन तस्वीरों में जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन वर्धन की पत्नी को एक साधारण सड़क किनारे के स्टॉल पर खाना बनाते और बर्तन धोते हुए देखा जा सकता था। लोगों के लिए यह विश्वास करना असंभव था कि एक इतना शक्तिशाली अधिकारी अपनी पत्नी को इस तरह की दयनीय और अपमानजनक स्थिति में छोड़ सकता है। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने आलीशान बरामदे में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने अपने जासूसों को शाबाशी दी, जिन्होंने कविता की हर हरकत को कैमरे में कैद किया था। ठाकुर जानते थे कि अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत उनकी साख थी और उन्होंने उसी पर सबसे गहरा प्रहार किया था। उन्होंने तुरंत अपने गुर्गों को शहर के अलग अलग हिस्सों में यह अफवाह फैलाने का निर्देश दिया कि अर्जुन अपनी ईमानदारी का केवल दिखावा करते हैं, जबकि असलियत में वे अपनी ही पत्नी का ख्याल नहीं रख सकते। जिलाधिकारी कार्यालय के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कर्मचारियों के बीच कानाफूसी का दौर तेजी से चल रहा था। हर कोई उन तस्वीरों के बारे में बात कर रहा था जिन्होंने ईमानदार डीएम साहब के प्रभामंडल को धुंधला कर दिया था। छपरासी से लेकर बड़े बाबू तक सभी की नजरें अर्जुन के केबिन के दरवाजे पर टिकी थीं, मानो वे किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रहे हों। सरकारी व्यवस्था के भीतर काम करने वाले लोग अक्सर नैतिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन आज वे स्वयं अपने सबसे वरिष्ठ अधिकारी के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। जैसे ही अर्जुन की कार कार्यालय परिसर में दाखिल हुई, उन्होंने महसूस किया कि माहौल बदला हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने हमेशा की तरह उन्हें सलाम तो किया, लेकिन उनकी आंखों में वह पहले जैसा सम्मान नहीं था। अर्जुन ने अपना सिर ऊंचा रखा, लेकिन उनके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था जिसे वे दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कि आज का दिन उनके पूरे करियर और जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाला है। उन्होंने अपने केबिन में जाकर दरवाजा बंद कर लिया ताकि वे अपनी बेचैनी को छिपा सके। कुछ ही घंटों के भीतर एमओ से ज्यादा जिसने अर्जुन की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि यह सरकार की छवि का प्रश्न है। अर्जुन को बताया गया कि यदि वे अपनी पत्नी की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। यह सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत ही संयत शब्दों में कहा कि वे अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर मर्यादाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों की एक छोटी सी भीड़ जमा होने लगी थी, जो ठाकुर दिग्विजय के समर्थकों द्वारा प्रेरित थी। वे डीएम साहब की पत्नी को न्याय दो और झूठी ईमानदारी बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। शोर खिड़कियों को पार कर अर्जुन के कानों तक पहुंच रहा था, जिससे उनकी एकाग्रता भंग हो रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस जनता की सेवा उन्होंने अपना धर्म माना था, वही जनता एक दिन उनके घर के झगड़े को तमाशा बना देगी।
यह स्थिति उनके लिए बहुत ही अपमानजनक और पीड़ादायक थी। घर पर कविता ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि उसे पड़ोसियों और मीडिया कर्मियों के फोन आने शुरू हो गए थे। उसे अपनी मेहनत पर कोई शर्म नहीं थी, लेकिन अर्जुन को जिस तरह के सवालों का सामना करना पड़ रहा था, उससे वह बहुत दुखी थी। उसने सोचा था कि वह चुपचाप अपना संघर्ष पूरा कर लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि राजनीति के खिलाड़ी उसकी लाचारी का इस तरह इस्तेमाल करेंगे। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां कुछ पत्रकार बंगले के गेट पर कैमरे लिए खड़े थे। वाराणसी की जनता इस समय दो गुटों में बंट गई थी। कुछ लोग कविता के साहस की सराहना कर रहे थे, तो कुछ इसे एक बड़ा घोटाला मान रहे थे। गलियों के नुक्कड़ों पर, चाय की दुकानों में चर्चा हो रही थी कि क्या सच में एक कलेक्टर की पत्नी को सड़क पर पूरियां तलनी चाहिए। लोगों की सहानुभूति और उपहास के बीच एक बहुत ही महीन रेखा थी, जिसे समाज पार कर रहा था। कर्मा का यह प्रहार अर्जुन के लिए बहुत ही व्यक्तिगत था, क्योंकि उनके सिद्धांत अब उनके अपनों के ही विरुद्ध खड़े हो गए थे। ठाकुर दिग्विजय ने इस आग में घी डालने का काम किया और एक स्थानीय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने अर्जुन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने घर की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, वह जिले की कानून व्यवस्था को कैसे संभालेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अर्जुन ने अपनी पत्नी को इसलिए सड़क पर भेजा ताकि वे जनता की सहानुभूति बटोर सकें और अपने अवैध भ्रष्टाचार को छिपा सकें। ये आरोप पूरी तरह निराधार थे, लेकिन जनता के मन में संदेह पैदा करने के लिए काफी थे। अर्जुन ने अपने वकील और कुछ विश्वसनीय मित्रों से परामर्श किया, लेकिन सभी ने उन्हें सलाह दी कि फिलहाल उन्हें चुप रहना चाहिए। उन्हें डर था कि यदि वे इस पर कोई बयान देते हैं तो विवाद और अधिक बढ़ सकता है। अर्जुन को अपनी खामोशी अब एक बोझ की तरह लग रही थी, क्योंकि वे अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़ना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि वे एक ऐसे पिंजरे में बंद हैं जहां उनके हाथ बंधे हुए हैं और दुनिया उन पर पत्थर फेंक रही है। यह उनके धैर्य की अंतिम सीमा थी। शाम को जब अर्जुन घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बंगले की दीवार पर किसी ने काले रंग से अपमानजनक शब्द लिख दिए थे। उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें साफ करने की कोशिश की, लेकिन वे निशान अर्जुन के दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गए थे। उन्होंने देखा कि कविता रसोई में चुपचाप बैठी है और उसकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं। उन्होंने उसके पास जाकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्दों ने उनका साथ नहीं दिया। उन दोनों के बीच एक ऐसा दर्द था जिसे समाज नहीं समझ सकता था। मीडिया की सुर्खियों में अब अर्जुन और कविता की शादी की पुरानी तस्वीरें और उनके बेटे रोहन की विदेश यात्रा की कहानियां भी दिखाई जाने लगी थीं। लोग उनके बैंक खातों और संपत्ति की जांच की मांग कर रहे थे, मानो उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया हो। एक ईमानदार अधिकारी के लिए उसकी बेदाग छवि ही उसका सबसे बड़ा धन होती है, और अर्जुन को अपना वह धन धीरे धीरे मिटता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वाराणसी का यह शहर अब उनके लिए अजनबी और क्रूर हो गया है। रात के अंधेरे में अर्जुन ने महसूस किया कि उनके दुश्मन केवल ठाकुर दिग्विजय जैसे लोग नहीं हैं, बल्कि वे सभी लोग हैं जो सच को जाने बिना निर्णय सुना देते हैं। उन्हें कर्मा के उस सिद्धांत पर भी संदेह होने लगा, जिसने उन्हें हमेशा ईमानदारी की राह पर चलने की प्रेरणा दी थी। क्या यह उनकी ईमानदारी की सजा थी या फिर उनकी अज्ञानता का परिणाम? उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और पाया कि वह सो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी संघर्ष की थकावट साफ दिखाई दे रही थी। वाराणसी के विद्वानों और समाज सेवियों के बीच भी इस मुद्दे पर एक गंभीर बहस छिड़ गई थी कि स्त्री की आत्मनिर्भरता और पुरुष की प्रतिष्ठा के बीच क्या संबंध है। कुछ लोगों का तर्क था कि कविता ने जो किया वह महान है, जबकि अन्य इसे एक प्रतिष्ठित पद का अपमान मान रहे थे। इन सबके बीच अर्जुन और कविता का व्यक्तिगत जीवन एक सार्वजनिक संपत्ति बन चुका था, जिसकी व्याख्या हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार कर रहा था। यह एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना थी जो किसी भी शारीरिक प्रहार से अधिक घातक थी। अगली सुबह अर्जुन को मुख्यालय से एक और नोटिस मिला,
जिसमें उन्हें कुछ समय के लिए छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया था। यह अप्रत्यक्ष रूप से उनकी असफलता का संकेत था और उन्हें निलंबित किए जाने की पहली सीढ़ी थी। अर्जुन ने उस पत्र को बहुत शांत भाव से पढ़ा और अपनी मेज पर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें पीछे हटने के बजाय खुलकर सामने आना होगा। उन्हें अपनी पत्नी और अपने आत्मसम्मान के लिए एक आखिरी मोर्चा संभालना था, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। कविता ने जब यह सुना कि अर्जुन को पद से हटाया जा सकता है, तो उसने अपना मौन तोड़ा और अर्जुन से कहा कि वे इस्तीफा दे दें। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अर्जुन का करियर बर्बाद हो जाए, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्होंने कविता का हाथ थामा और कहा कि वे अब दुनिया से नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हार या जीत से ज्यादा मायने उनकी एकजुटता और सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाली थी। ठाकुर दिग्विजय अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लगा कि अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुके हैं और वे आसानी से उन्हें रास्ते से हटा देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अपमान की आग में तपकर अर्जुन और भी मजबूत हो गए थे। वाराणसी के इतिहास में यह एक ऐसी घटना बन गई थी जिसने सत्ता और नैतिकता के बीच के संतुलन को चुनौती दी थी। हर कोई अब उस अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा था जो जिलाधिकारी वर्धन लेने वाले थे और जो शहर का भाग्य तय करेगा। समाज की नजरें अब उनके बंगले की ओर टिकी थीं, मानो वे किसी महान नाटक के चरमोत्कर्ष की प्रतीक्षा कर रही हों। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा कि सम्मान केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने में होता है। उन्होंने तय किया कि वे कल सुबह खुद उस सड़क किनारे की दुकान पर जाएंगे जहां उनकी पत्नी ने काम किया था। यह उनका समाज को दिया जाने वाला एक मौन लेकिन सशक्त जवाब होने वाला था, जो इतिहास में याद रखा जाएगा। धूप धीरे धीरे ढल रही थी और शाम की ठंडी हवा गंगा के तट से होते हुए उनके बंगले तक पहुंच रही थी। अर्जुन और कविता अब एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे, जैसे वे इस तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उनकी सच्चाई ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। कर्मा का पहिया अब फिर से घूमने वाला था, लेकिन इस बार इसकी दिशा न्याय की ओर थी, जो निश्चित रूप से अर्जुन के पक्ष में होने वाली थी। इस तरह आलोचनाओं और षड्यंत्रों के बीच अर्जुन वर्धन ने अपना आपा नहीं खोया और वे अपने अगले कदम के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। उन्हें पता था कि आने वाला समय उनके लिए और भी चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन वे अब और अधिक मजबूत थे। वाराणसी का वह समाज जो कल तक उनके खिलाफ था, अब उनके साहस को देखने के लिए उत्सुक था। यह अध्याय उनके जीवन का सबसे काला अध्याय हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसे एक नई रोशनी में बदलने का संकल्प लिया। अर्जुन वर्धन उस रात एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में विचारों का एक भयानक बवंडर चल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी ईमानदारी, जिसे वे अपना सबसे बड़ा आभूषण मानते थे, वास्तव में उनके परिवार के लिए एक अदृश्य बेड़ी बन गई थी। उनकी पत्नी कविता ने जो संघर्ष अकेले झेला था, वह उनकी प्रशासनिक कठोरता का ही परिणाम था। अर्जुन को अब अपनी सरकारी उपलब्धियों पर गर्व नहीं हो रहा था, बल्कि उन्हें अपनी मानवीय विफलताओं पर बहुत गहरा पश्चाताप महसूस हो रहा था, जो उनके स्वाभिमान को धीरे धीरे खा रहा था। उन्होंने पास में सो रही कविता के थके हुए चेहरे को चांदनी की हल्की रोशनी में देखा और उनकी आंखों से अनियंत्रित आंसू छलक पड़े। कविता की हथेलियों पर उभरे हुए काले निशान और तेल के छींटों से बने घाव अर्जुन को उनकी अपनी स्वार्थी ईमानदारी की याद दिला रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक आदर्श अधिकारी बनने की दौड़ में उन्होंने एक संवेदनशील पति होने का अधिकार खो दिया था। कविता का वह मौन त्याग उनके हृदय को छलनी कर रहा था और उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी सफलता की इमारत अपनी पत्नी की खुशियों की राख पर बनाई थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन बिस्तर से उठ गए और उन्होंने अपनी सरकारी वर्दी के बजाय एक बहुत ही साधारण कुर्ता और पायजामा पहना,
जब कविता की आंख खुली और उसने अर्जुन को इस वेशभूषा में देखा तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गई और उसकी आंखों में डर समा गया। अर्जुन ने बहुत ही कोमल स्वर में कविता का हाथ थामा और उससे कहा कि आज से वह इस संघर्ष में बिल्कुल अकेली नहीं रहेगी। उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी और संकल्प लिया कि वे समाज के हर अपमान का सामना अब एक साथ मिलकर ही करेंगे। कविता ने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि वह जानती थी कि यदि एक जिला मजिस्ट्रेट सड़क पर दुकान लगाएगा तो उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्जुन का निश्चय अब हिमालय की तरह अटल हो चुका था और वे किसी भी सामाजिक मर्यादा की परवाह नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो पद उन्हें अपनों के दुख से दूर रखता है वह पद उनके लिए मिट्टी के समान तुच्छ है। उन दोनों के बीच एक भावनात्मक सेतु बन गया था जिसने वर्षों की दूरियों को एक ही पल में पूरी तरह मिटाकर रख दिया था। जैसे ही वे दोनों उस पुराने चौराहे पर पहुंचे जहां कविता का छोटा सा स्टॉल था, वहां पहले से ही कुछ पत्रकार और ठाकुर दिग्विजय के लोग मौजूद थे। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी की मदद करना शुरू कर दिया और भारी बोरियों को अपने कंधों पर उठाकर दुकान के अंदर रखा। देखने वाले दंग रह गए कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी आज एक मजदूर की तरह अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। यह दृश्य वाराणसी के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी जिसने सत्ता के अहंकार को पूरी तरह से धूल में मिला दिया था। अर्जुन ने खुद चूल्हा जलाया और सब्जी काटने में कविता की मदद की, जबकि कैमरे उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने मीडिया की ओर देखते हुए बहुत ही शांति से कहा कि श्रम कभी भी छोटा नहीं होता और अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा धर्म है। उनके स्वर में वह पुरानी आधिकारिक कठोरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी विनम्रता थी जिसने वहां मौजूद आम जनता के दिलों को गहराई से छू लिया। लोग जो कल तक उनका मजाक उड़ा रहे थे, आज उनके साहस और सरलता को देखकर पूरी तरह से नतमस्तक हो गए थे। ठाकुर दिग्विजय जब वहां पहुंचे तो वे अर्जुन को इस हाल में देखकर आगबूला हो गए, क्योंकि उनकी पूरी योजना अब उल्टी पड़ती दिखाई दे रही थी। उन्होंने अर्जुन को उकसाने की कोशिश की और कहा कि वे इस पद के लायक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया कि मर्यादा वह नहीं जो दीवारों के पीछे छिपी रहे, बल्कि वह है जो सत्य और न्याय के लिए खुले मैदान में संघर्ष करे। ठाकुर के पास इस निडर उत्तर का कोई जवाब नहीं था और उन्हें वहां से शर्मिंदा होकर चुपचाप जाना पड़ा। शहर के कोने कोने से लोग अब उस छोटी सी दुकान पर केवल पूरियां खाने नहीं, बल्कि उस महान प्रेम और त्याग को देखने के लिए आने लगे थे। अर्जुन ने प्रत्येक ग्राहक का स्वागत एक साधारण दुकानदार की तरह किया और उन्हें भोजन परोसा, जिससे पद की सारी दूरियां मिट गईं। उन्होंने महसूस किया कि जो शांति उन्हें इस कड़ी मेहनत में मिल रही थी, वह कभी भी वातानुकूलित कार्यालय की बड़ी कुर्सी पर नहीं मिली थी। कविता की आंखों में अब डर के बजाय गर्व के आंसू थे, क्योंकि उसे उसका खोया हुआ पति और सम्मान वापस मिल गया था। दोपहर होते होते सोशल मीडिया पर अर्जुन के पक्ष में एक लहर दौड़ गई और लोग उनकी ईमानदारी और पत्नी के प्रति उनके समर्पण की मिसाल देने लगे, जो अधिकारी कल तक उनसे दूरी बना रहे थे। वे अब उनके समर्थन में संदेश भेजने लगे थे, क्योंकि अर्जुन ने नेतृत्व की एक नई परिभाषा लिखी थी। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा नायक वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और अपनी मर्यादाओं को मानवता के लिए समर्पित कर दे। वाराणसी की वह धूल भरी सड़क अब एक पवित्र तीर्थ स्थल की तरह महसूस होने लगी थी, जहां सत्य की विजय हुई थी। रोहन ने जब विदेश से इंटरनेट पर अपने पिता को इस स्थिति में देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और कहा कि वह जल्द ही भारत लौटकर उनका हाथ बंटाएगा और अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। अर्जुन ने अपने बेटे को ढांढस बंधाया और कहा कि कर्मा का यह पाठ उनके पूरे परिवार के लिए बहुत आवश्यक था। इस कठिन समय ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था।
और उनके बीच का विश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और अटूट हो गया था। शाम की धुंधलके में जब वे दुकान बढ़ा रहे थे तो अर्जुन ने कविता की ओर देखा और उसके माथे को बहुत ही प्यार से चूमा। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने जो सीखा है वह जीवन के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा सकता। उन्होंने अपनी पत्नी के संघर्ष को अपनी आत्मा में उतार लिया था और अब वे एक बेहतर इंसान बन चुके थे। उनके लिए कर्मा अब केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि एक जीवित अनुभव था जिसने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलकर एक नया आयाम दे दिया था। सरकारी आवास पर लौटने के बाद अर्जुन ने अपने इस्तीफे का पत्र तैयार किया और उसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि अब वे उस पुरानी व्यवस्था का हिस्सा नहीं रह सकते जिसने उन्हें अपनी पत्नी के आंसुओं के प्रति अंधा बना दिया था। कविता ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे अब अपना जीवन समाज सेवा और उन लोगों की मदद में बिताएंगे जो व्यवस्था की चक्की में पीस रहे थे और असहाय थे। उस रात बंगले में वह पुराना सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक मधुर संगीत गूंज रहा था जो संतोष और शांति का प्रतीक था। अर्जुन और कविता ने मिलकर खाना बनाया और साथ बैठकर खाया, जो वर्षों बाद पहली बार संभव हुआ था। उन्होंने उन सभी कड़वी यादों को पीछे छोड़ दिया था और एक नए भविष्य की नींव रखी थी जहां प्रेम ही सर्वोपरि था। वाराणसी की लहरों ने उनकी इस नई कहानी को अपने भीतर समेट लिया था और वह अब एक लोक कथा की तरह पूरे शहर में धीरे धीरे सुनाई देने लगी थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्जुन को महसूस हुआ कि उनका असली कार्य अब शुरू हुआ है, जहां उन्हें स्वयं को फिर से खोजना है। उन्होंने अपनी डायरी के पन्नों पर लिखा कि जब सत्ता और प्रेम के बीच संघर्ष होता है तो हमेशा प्रेम को ही चुनना चाहिए, क्योंकि वही शाश्वत है। उनके चेहरे पर अब वह पुरानी चिंता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल मुक्ति के बाद ही प्राप्त होती है। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ थामकर चांद की ओर देखा और महसूस किया कि आज वे वास्तव में स्वतंत्र और बहुत सुखी हो गए हैं। अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया, जहां अर्जुन वर्धन अब एक जिला मजिस्ट्रेट नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के रूप में पहचाने जाने वाले थे। उन्होंने अपने सरकारी वाहन की चाबियां अपने सहायक को सौंप दी और पैदल ही बंगले से बाहर निकल पड़े। कविता उनके साथ थी और उन दोनों के कदम अब बहुत ही हल्के और ऊर्जामय थे, जैसे वे किसी बोझ से मुक्त हो गए हों। वाराणसी की सड़कों ने एक बार फिर एक महान परिवर्तन देखा था, जहां एक शक्तिशाली व्यक्ति ने मानवता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। शहर के बुद्धिजीवियों ने अर्जुन के इस कदम की सराहना की और इसे आधुनिक युग का एक बड़ा नैतिक उदाहरण माना। उन्होंने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी केवल भ्रष्टाचार न करने में नहीं है, बल्कि अपनों के प्रति अपनी संवेदनाओं को जीवित रखने में भी निहित होती है। उनकी कहानी अब युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई थी, जो सफलता के पीछे भागते हुए अक्सर अपने मूल मूल्यों को भूल जाते हैं। अर्जुन ने अपने कर्मा के क्षण को चुका दिया था और अब वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ठाकुर दिग्विजय का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि जनता ने पहचान लिया था कि असली ताकत धन या बाहुबल में नहीं, बल्कि चरित्र की शुद्धता में होती है। अर्जुन के एक छोटे से साहसी कदम ने पूरे जिले की मानसिकता को बदल दिया था और लोगों में एक नया आत्मविश्वास जगाया था। अब कोई भी महिला काम करने से नहीं डरती थी और कोई भी पति अपनी पत्नी का साथ देने में संकोच नहीं करता था। यह एक सामाजिक क्रांति थी, जिसकी शुरुआत एक छोटी सी पोड़ी की दुकान से बहुत ही शांतिपूर्वक हुई थी। अर्जुन और कविता ने अपनी छोटी सी बचत से एक सामुदायिक रसोई शुरू करने की योजना बनाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त भोजन मिल सके। उन्होंने अपनी इस नई पारी को बहुत ही उत्साह के साथ शुरू किया और इसमें उन्हें शहर के कई दानी सज्जनों का सहयोग भी मिला। वे अब समाज के उस वर्ग के साथ खड़े थे जिसकी उन्होंने कभी फाइलों में कल्पना की थी।
उनका जीवन अब सार्थक हो गया था और उन्हें अपनी हर सुबह एक नए आशीर्वाद की तरह महसूस होने लगी थी, जो वाकई बहुत ही अद्भुत और सुखद थी। गंगा की आरती के समय जब वे दोनों घाट पर बैठे थे, तो उन्हें एक असीम शांति का अनुभव हुआ, जो शब्दों से परे था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का असली सुख दूसरों के लिए जीने और अपनों का साथ निभाने में ही है। कर्मा का चक्र अब उनके पक्ष में घूम रहा था, क्योंकि उनकी नीयत साफ थी और उनके प्रयास ईमानदार थे। वाराणसी के घाटों पर गूंजने वाली शंख की ध्वनि ने उनके इस नए जीवन का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा इसी तरह सत्य के पथ पर अडिग रहें। अंत में अर्जुन वर्धन ने यह समझ लिया था कि पद अस्थायी होता है, लेकिन हमारा चरित्र और हमारे रिश्ते ही हमारी असली विरासत होते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में जो सम्मान देखा, वह उनके लिए दुनिया के किसी भी पुरस्कार से कहीं अधिक मूल्यवान और प्रेरक था। वे अब एक साधारण लेकिन बहुत ही समृद्ध जीवन जी रहे थे, जहां हर दिन एक नया उत्सव था। उनकी कहानी का यह अध्याय समाप्त हो रहा था, लेकिन एक नई और सुंदर कहानी की शुरुआत अब उनके सामने पूरी तरह स्पष्ट और सुखद रूप में खड़ी थी। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठना अर्जुन के लिए अब एक नया और गहरा अनुभव बन गया था, जहां समय की लहरें गंगा के जल के साथ मिलकर बहती प्रतीत होती थीं, बिना किसी सुरक्षा घेरे और नीली बत्ती वाली गाड़ी के। वे खुद को इस प्राचीन शहर की धड़कन के बहुत करीब महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति आदेश देने में नहीं, बल्कि मानवता के उन छोटे छोटे दुखों को समझने और उन्हें साझा करने में निहित होती है। उनकी आंखों के सामने अब फाइलों के आंकड़े नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवित चेहरे थे जिनकी सेवा का उन्होंने वर्षों पहले संकल्प लिया था। कविता उनके बगल में बैठी थी। उसकी सादगी अब पहले से कहीं अधिक गरिमामय और दिव्य लग रही थी, क्योंकि उसने अपने त्याग से एक पूरे परिवार को बिखरने से बचाया था। उसके हाथों के वे काले निशान अब मिटने लगे थे, लेकिन उसकी आत्मा पर अंकित वे स्मृतियां उसे हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि एक मां की ममता कितनी अजेय हो सकती है। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और महसूस किया कि यह वही कोमल स्पर्श है जिसने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में संबल दिया था। वे दोनों अब केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा के अभिन्न अंग बन चुके थे। वाराणसी का वह समाज जो कल तक उन पर कीचड़ उछाल रहा था, आज उनके सम्मान में अपनी पलकें बिछाए खड़ा था, क्योंकि सत्य की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। लोगों ने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली अधिकारी ने अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए अपनी कुर्सी और वैभव को एक झटके में त्याग दिया, जो बहुत ही दुर्लभ उदाहरण था। अर्जुन के इस साहसी निर्णय ने शहर के भ्रष्ट राजनेताओं और ठाकुर दिग्विजय जैसे बाहुबलियों के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। अब हर कोई उस ईमानदार जिलाधिकारी के बजाय उस महान इंसान की कहानियां सुना रहा था, जिसने मर्यादा की नई परिभाषा गढ़ी। शाम की ठंडी हवाओं के बीच जब मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं, तो अर्जुन ने अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव किया, जो उन्हें कभी सचिवालय की बड़ी बैठकों में नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उस पर कुछ पंक्तियां लिखीं, जो उनके जीवन के इस सबसे कठिन और सुंदर सफर का सारांश थीं। कर्मा का चक्र हमें वहां ले जाता है जहां हमें वास्तव में होना चाहिए, न कि जहां हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण पहुंच जाते हैं। उन्होंने मन ही मन दोहराया। उनकी कलम से निकले ये शब्द उनके भविष्य के मार्गदर्शक बनने वाले थे, और यह बहुत महत्वपूर्ण था। अचानक भीड़ के बीच से एक परिचित आवाज आई, और अर्जुन ने देखा कि उनका बेटा रोहन हवाई अड्डे से सीधे घाट पर ही पहुंच गया था। उसकी आंखों में पछतावे के गहरे आंसू थे। रोहन दौड़कर अपने माता पिता के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसने अपनी मां के उन संघर्षों के बारे में सुना था जो उसने विदेश में उसकी खुशी के लिए झेले थे। अर्जुन ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसे समझाया कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस ही उसे महान बनाता है। वह पारिवारिक मिलन उस पवित्र घाट पर
एक भावुक दृश्य बन गया। रोहन ने बताया कि उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वह अपना जीवन गरीबों और असहायों की चिकित्सा सेवा में समर्पित करना चाहता है, ताकि वह अपने कर्मा के हण को चुका सके। अर्जुन और कविता के लिए यह उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उनके संस्कारों ने अंततः अपनी जड़ों को फिर से पा लिया था। उन्होंने महसूस किया कि जिस धन और प्रतिष्ठा की वे रक्षा करना चाहते थे, वह उस प्रेम और ईमानदारी के सामने बहुत तुच्छ थी, जो आज उन्हें अपने बेटे की आंखों में दिखाई दे रही थी। वाराणसी के विद्वानों ने अर्जुन को सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने बहुत ही विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे अब किसी भी प्रकार के सार्वजनिक दिखावे से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बाकी की जिंदगी उस सामुदायिक रसोई और निशुल्क क्लिनिक के माध्यम से समाज की सेवा में बिताएंगे, जिसे उन्होंने हाल ही में शुरू किया था। वे अब उन लोगों की आवाज बनना चाहते थे जिनकी सुनने वाला कोई नहीं था और जो व्यवस्था की भूल भुलैया में खो चुके थे। उनका यह संकल्प ही उनकी नई पहचान बनने वाली थी। गंगा की लहरों पर तैरते हुए अनगिनत दिए जल की सतह पर सितारों की तरह चमक रहे थे, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का स्पष्ट संदेश दे रहे थे। अर्जुन ने एक दिया अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया, मानो वे अपने अतीत के सारे दुखों और अहंकार को विसर्जित कर रहे हों। उस पल में उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं और उनके जीवन का कर्मा अब एक नए और पवित्र पथ पर अग्रसर हो रहा है। उनकी पत्नी और बेटे ने भी उनका अनुसरण किया, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ठाकुर दिग्विजय सिंह का अंत बहुत ही दुखद हुआ, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के सारे सबूत धीरे धीरे सामने आने लगे और उनके अपने ही लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अर्जुन की वह मौन तपस्या उन लोगों के लिए एक काल बन गई, जिन्होंने सोचा था कि वे ईमानदारी को खरीद सकते हैं या उसे दबा सकते हैं। वाराणसी के लोगों ने यह सबक सीखा कि न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, लेकिन वह बहुत महीन पीसती है और कोई भी दोषी बच नहीं पाता। यह कर्मा का वह कठोर सत्य था जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। आरती की शुरुआत हुई और शंख की ध्वनि ने पूरे वातावरण को एक दिव्य ऊर्जा से भर दिया, जिससे अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें भक्ति में बंद हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का असली सौंदर्य उस त्याग में है जो हम अपनों के लिए करते हैं, और उस सत्य में है जिसे हम हर परिस्थिति में थामे रहते हैं। उनकी पत्नी कविता ने उनके कंधे पर अपना सिर रखा और वे दोनों उस भव्य दृश्य का हिस्सा बन गए जो सदियों से इसी तरह चला आ रहा था। ये एक नया सवेरा था जिसकी कोई शाम नहीं होने वाली थी। घाट की सीढ़ियों पर बैठा हर व्यक्ति अर्जुन और उनके परिवार को सम्मान भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था कि सादगी ही सबसे बड़ा वैभव है। उन्होंने अपने सरकारी आवास के वैभव को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उनके पास अब वह मानसिक शांति थी जो किसी भी साम्राज्य से बड़ी और कीमती होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्मा केवल सजा नहीं देता, बल्कि वह हमें हमारी अपनी सच्चाई से रूबरू कराकर हमें मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। उनके चेहरे पर अब एक स्थायी और सुकून भरी मुस्कान खेल रही थी। रात के गहराने के साथ ही घाट का शोर कम होने लगा और केवल गंगा की लहरों की थपकियां सुनाई देने लगीं, जो सदियों के इतिहास की गवाह थीं। अर्जुन और कविता हाथ पकड़कर पैदल ही अपने नए और छोटे से घर की ओर बढ़ने लगे, जहां उनकी खुशियां अब किसी दिखावे की मोहताज नहीं थीं। रोहन उनके पीछे चल रहा था, अपने पिता के आदर्शों और अपनी मां के त्याग की उस मशाल को थामे हुए जिसे उसे आगे ले जाना था। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने उन्हें उनके असली स्वरूप से परिचित कराया था। रास्ते में उन्हें वही पुरानी सड़क मिली जहां कविता ने पूरी यहां तली थी, लेकिन आज वहां कोई डर या शर्म नहीं थी, बल्कि गर्व का एक अमिट एहसास था जो हवा में घुला हुआ था। अर्जुन ने उस स्थान पर रुककर एक लंबी सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें इस कठिन परीक्षा से गुजरने का मौका दिया ताकि वे निखर सकें। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का हर मोड़ एक नई सीख देता है और हमारा कर्मा ही अंततः हमारी नियति का
निर्माण करता है, जो बहुत ही सत्य है। भविष्य अब उनके सामने एक कोरी किताब की तरह था, जिसके हर पन्ने पर वे अब केवल प्रेम, सेवा और ईमानदारी की कहानियां लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने समाज के उस संकुचित दायरे को तोड़ दिया था जो इंसान को उसके पद और प्रतिष्ठा के आधार पर तौलता था, और उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसाई थी। वाराणसी की गलियों में उनकी कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाती रहेगी कि सत्य और प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसे ही वे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें लगा कि जैसे गंगा मां ने उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है और उनके सारे पाप धुल गए हैं। उन्होंने महसूस किया कि एक पत्नी की आंखों में जो खुशी और सम्मान उन्होंने आज देखा है, वह किसी भी सरकारी पदक या सम्मान से कहीं अधिक मूल्यवान और प्रेरक था। वे अब एक साधारण लेकिन बहुत ही समृद्ध इंसान थे, जिसके पास यादों का एक खजाना और भविष्य के लिए एक महान उद्देश्य था, जो उन्हें सदैव प्रेरित करेगा। इस कहानी का अंत केवल एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई और बेहतर शुरुआत थी, जिसने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया और उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया। अर्जुन, वर्धन और कविता अब केवल नाम नहीं थे, बल्कि वे उस संघर्ष और विजय के प्रतीक बन गए थे जो हर इंसान के भीतर सोई हुई नैतिकता को जगाने की शक्ति रखते हैं। उनके जीवन का कर्मा अब शांत और शीतल जल की तरह बह रहा था, जो सबको जीवन देने की क्षमता रखता था। वाराणसी का आकाश अब चांद की चांदनी से सराबोर था और पूरी प्रकृति जैसे उनके इस नए जीवन का उत्सव मना रही थी, जो बहुत ही सुखद और दिव्य अनुभव था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह दिया, क्योंकि मौन में वह शक्ति होती है जो शब्दों के पास कभी नहीं होती। उनकी यह प्रेम कहानी अब अमर हो गई थी, जो केवल एक अधिकारी और उसकी पत्नी की नहीं, बल्कि दो महान आत्माओं के मिलन और त्याग की गौरव गाथा थी। अंततः हम कह सकते हैं कि जीवन की सार्थकता इसमें नहीं है कि हमने कितना कमाया या हमने कितने पदों को हासिल किया, बल्कि इसमें है कि हमने कितने दिलों को जीता और अपनों के लिए क्या किया। कर्मा के इस सफर ने अर्जुन को एक पत्थर से हीरा बना दिया था, जिसने अपनी चमक से पूरे समाज को आलोकित कर दिया था। उनकी कहानी अब वाराणसी की लहरों में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी और हर उस व्यक्ति को राह दिखाएगी जो सत्य की तलाश में भटक रहा है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उनकी खिड़की पर दस्तक दी, तो अर्जुन ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत बहुत ही सकारात्मकता और अटूट ऊर्जा के साथ की। वे अब स्वतंत्र थे, वे अब प्रसन्न थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अब स्वयं के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और जागरूक थे। उनकी यह यात्रा एक महान संदेश छोड़ गई है कि प्रेम ही वह अंतिम सत्य है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है और हमारी आत्मा को मुक्त करता है। इतिहास उन्हें एक ऐसे जिलाधिकारी के रूप में याद रखेगा जिसने अपनी गरिमा को सड़क के किनारे धूल में पाया और उसे अपने त्याग से स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उनकी यह कथा अब यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके मूल्य और इसकी सीख हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते रहेंगे। अर्जुन, कविता और रोहन का यह परिवार अब एक नई मिसाल बन गया है, जो आने वाले समय में अंधेरे रास्तों पर एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करेगा।